हेलो स्टूडेंट्स। डेट है आज 24 जुलाई 2025। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर डिस्कशन। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ में आती है रेलवे से रिलेटेड एक डाटा। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज जो है उन्होंने कल लोकसभा में एक डाटा प्रेजेंट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडियन रेलवेज ने पिछले साल 2023-2024 में सब्सिडीज़ में रेलवे पैसेंजर्स की सब्सिडी में 60,000 करोड़ रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली खर्च करे हैं, विच इज़ अराउंड 45% ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रेवल। एक पैसेंजर को एक पॉइंट से दूसरी जगह पहुंचाने में जितना खर्च आता है उसका 45% गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से पे करती है। ये वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है। तो ये आपको कहाँ पे आएगा, रेलवे से रिलेटेड कभी भी कोई आंसर आप लिखते हैं जिसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आप ये डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड डाटा। देन उसके बाद सेकंड न्यूज़ आती है रिलेटेड टू डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़। तो इनके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने लोकसभा को ये इन्फॉर्म किया है कि डी नोटिफाइड और नोमैटिक कम्युनिटीज़ के एम्पावरमेंट के लिए 3438 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एसएचजीज बनाए गए हैं। डी नोटिफाइड और नोमैटिक कम्युनिटीज़ कौन होती हैं? जनरली जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा था तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे कुछ कम्युनिटीज़ या कुछ ट्राइब्स जिनको गवर्न करना बड़ा मुश्किल होता था और उनमें से कुछ ट्राइब्स जो हैं ये क्राइम्स में इन्वॉल्व जो है मानी जाती थी, तो उस एजम्पशन पे ब्रिटिशर्स ने कुछ ट्राइब्स को नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर किया हुआ था। मतलब बाय बर्थ बिना किसी क्राइम करे ही ये इनको क्रिमिनल ट्राइब्स माना करते थे ब्रिटिशर्स। ऐसी एक लिस्ट उन्होंने ट्राइब्स की बनाई हुई थी। तो यहाँ पे जब हमको इंडिपेंडेंस मिली तो हमने इन ट्राइब्स को, जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं या जिनको भी क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह नोटिफाई किया हुआ है, उनको डी नोटिफाई कर दिया था। एंड दीज कम्युनिटीज़ आर कॉल्ड एज डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़। इनके साथ अगर ट्राइबल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो इनके साथ ये जो नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब्स थी ब्रिटिश टाइम पे, इनके साथ और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक स्कीम चला रही है, दैट इज़ स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, SEED, जिसमें ये डीएनटी कम्युनिटीज़ के अपलिफ्टमेंट या एम्पावरमेंट के लिए 4 चीज़ें करती है। पहला, उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। इस स्कीम के अंदर में उनका एजुकेशन अपलिफ्टमेंट करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा के, फ्री कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करा के। हेल्थ केयर, आयुष्मान कार्ड इनको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं कैंप लगा के। इनकी लाइवलीहुड और सस्टेनेंस को इनेबिलिटी या उनके लिए सस्टेनेंस या लाइवलीहुड के प्रोविजंस या मेथड्स बनाए डेवलप की जा रही हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए। और चौथा, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में लैंड और हाउसिंग प्रोवाइड की जा रही है। इस स्कीम के अंदर में यहाँ पे उन्होंने जो कम्युनिटीज़ हैं उन कम्युनिटीज़ को इकोनॉमिक लाइवलीहुड और अपॉर्चुनिटी बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनाए जा रहे हैं। और अभी तक गवर्नमेंट का डाटा ये बोलता है कि रफली अराउंड 3500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसमें 46,000 मेंबर्स हैं डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के, डीएनटीज़ के। ऐसे हमने एसएचजीज इतने हमने बना दिए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव, यू नीड टू रिमेंबर। पर्टिकुलरली और आंसर में जहाँ पे आप ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी ये जो स्कीम्स लिखते हैं, इनिशिएटिव लिखते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने एक बोर्ड भी बनाया है इनके डेवलपमेंट के लिए, दैट इज़ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, DWBDNC। ये बोर्ड डी नोटिफाइड सेमी नोमैडिक और नोमैडिक कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए डेडिकेटेडली काम करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, इट इज़ रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अंदर में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी NCMC को स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करके इसका कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है। तो ये NCMC क्या है? जैसे हमारे यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में लोअर लेवल पे कौन काम करेगा, बड़े लेवल के इश्यूज़ को, डिज़ास्टर्स को कौन देखेगा, ये सारा एक पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है। और उस फ्रेमवर्क में ये एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी आती है जो एपेक्स लेवल बॉडी है। एपेक्स लेवल बॉडी मतलब नेशनल लेवल के या नेशनल जो बोलना चाहिए इफ़ेक्ट कॉज़ करने वाले, नेशनल हार्म करने वाले बहुत बड़े स्केल के कोई डिज़ास्टर्स आते हैं तो उसको ये कमेटी उसके मैनेजमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके लिए ये कमेटी काम करती है।
तो अभी तक ये वैसे तो बॉडी 2005 के पहले से बनी हुई है, लेकिन अभी तक इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइडेड नहीं था, क्योंकि जो पुराना एक्ट था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उस एक्ट के अंदर में इसको कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस या एक्ट के अंदर में इस बॉडी का प्रॉपर फ्रेमवर्क मैकेनिज़्म बना हुआ नहीं था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी जो है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी में जो हेड होते हैं या जो चीफ होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। करेंटली इट इज़ टीवी सोमनाथन। तो टीवी सोमनाथन जी यहाँ पे इसको हेड करेंगे। एनसीएमसी में और कौन-कौन लोग मेंबर्स रहेंगे, तो इसमें होम सेक्रेटरी रहेंगे, डिफेंस सेक्रेटरी रहेंगे, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी जो हैं, ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए वो भी रहेंगे। और उसके बाद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, जो नेशनल लेवल पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के प्लान बनाती है, उनके जो हेड रहेंगे डिपार्टमेंट के मेंबर और हेड, वो भी इसके मेंबर्स रहेंगे। एनसीएमसी अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वुड बी द एपेक्स बॉडी फॉर डीलिंग विद द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ मेजर डिजास्टर विच हैज़ नेशनल रेमिफिकेशंस। बड़े लेवल का कोई भी डिजास्टर आता है जिसमें बहुत बड़े लॉसेस होते हैं या नेशनल इकोनॉमी या सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, उसका सुपरवाइज या उसको ओवरसी करने का काम डिजास्टर मैनेजमेंट का एनसीएमसी का होता है। So now this has got statutory status. So this is a very important news for you. हमारा जीएस मेंस के सिलेबस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक अलग से टॉपिक है, तो इस कंटेक्स्ट में ये वाली न्यूज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पे पहली न्यूज़ आती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 4 दिन की विज़िट पे जा रहे हैं यूके और मालदीव्स। तो यहाँ पे ये वेडनेसडे को उन्होंने मतलब कल इनकी जो है जर्नी एम्बार्क हो गई, स्टार्ट हो गई है। इसमें पहले ये यूके जाएँगे और उसके बाद मालदीव्स जाएँगे। दोनों ही विज़िट्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। इस बार जो यूके की विज़िट करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा यूके के साथ होने वाला था, वो साइन हो जाएगा इनकी इस मीटिंग के टाइम पे। तो हम दोनों के इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। और मालदीव्स की विज़िट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी वन ऑफ द एक्सटेंडेड नेबरिंग कंट्री है इंडियन ओशन रीजन में, और इसके साथ हमारे लास्ट ईयर रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे। वहाँ पे एंटी इंडिया कैंपेन टाइप का चल रहा था। तो वहाँ के जो रिलेशन ख़राब होने के बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है। और ये इनविटेशन जो है ये एक तरह से ब्रेक थ्रू देना जा रहा है। दोनों के बीच में जो टेंशन और स्ट्रेस चल रहा है काफ़ी टाइम से दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको ये ब्रेक करने के लिए एक तरह से काम कर सकता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल पर्पस क्या है वहाँ पे जाने का, क्यों इनको इनवाइट किया गया है, क्योंकि दिस इज़ द पॉइंट, मतलब अभी 2 दिन बाद मालदीव्स जो है अपनी इंडिपेंडेंस की 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाला है। एंड दिस इज़ ऑल्सो द 60th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया मालदीव्स रिलेशन। जब मालदीव्स इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमने इमीडिएटली इससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इस्टेब्लिश कर लिए थे, तो हमारे मालदीव्स के साथ रिलेशन की भी 60th एनिवर्सरी उस दिन रहेगी। इसके बाद एक न्यूज़ आती है रिलेटेड टू रेशियल अटैक ऑन एन इंडियन। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन स्टूडेंट है, उसके ऊपर दैट इज़ चरणप्रीत सिंह, उसके ऊपर वहाँ पे एडिलेड, सेंट्रल एडिलेड में एक बहुत बड़ा रेशियल अटैक हुआ है। कुछ 3-4 हूलीगन टाइप के लोगों ने यहाँ पे उस चरणजीत सिंह को बहुत ही विशियसली, बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। उसका वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, सर्कुलेट हुआ था। तो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग न्यूज़ फॉर इंडिया, क्योंकि इस टाइप के रेशियल अटैक जो है, ये मैं न्यूज़ इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप इंडियन सोसाइटी रिलेटेड जो सोसाइटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या ऐसे वगैरह आप लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको ये करंट अफेयर एग्जांपल्स के फॉर्म में यूज़ करना होता है। तो उस केस में ये न्यूज़ वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया के रिलेशंस भी जो हैं दूसरी कंट्रीज से वो बिगड़ सकते हैं यहाँ पे, इसके कारण स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अगर सिस्टम कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लेता है इस अटैक के अगेंस्ट में, सो दिस इज़ गोइंग टू कॉज़ हार्म टू द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसकी ये जो अटैक है इसकी टाइमिंग भी बड़ी अजीब-सी है। जैसे एट द सेम टाइम आयरलैंड में भी यहाँ पे एक इंडियन अमेज़न एम्प्लॉयी है, उसके ऊपर बहुत बुरा अटैक हुआ था। एंड आई थिंक लास्ट नाइट उस पर्सन की, उस इंडियन की आयरलैंड में डेथ हो गई। सिमिलरली यूएस में भी अभी एक अटैक हुआ था एक इंडिविजुअल पे, एक इंडियन पे जो वहाँ पे वर्क करता है। तो हालांकि वो अटैक इतना सीरियस नहीं था, बट स्टिल दिस काइंड ऑफ रेशियल अटैक समवेयर शोज कि इंडिया को स्टेप अप करने की ज़रूरत है। जैसे इंडिया का डायस्पोरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इंडिया इज़
अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 3 कंट्रीज़ जो अक्रॉस द वर्ल्ड डायस्पोरा कंट्रीब्यूट करता है। मेजर जितनी भी डेवलप्ड या एडवांस्ड इकोनॉमीज़ है, उसमें टॉप 3 में इंडियन डायस्पोरा आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, टू देयर जीडीपी। बहुत हाई वैल्यू जीडीपी कंट्रीब्यूशन करता है उनकी इकोनॉमीज़ को। तो ये जो रेशियल अटैक्स होते हैं, दिस आर वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया। इसके लिए इंडिया को उन कंट्रीज़ से बात करना पड़ेगा। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू यूनेस्को। यहाँ पे यूएस ने डिक्लेयर किया है कि अब वो यूनेस्को को वापस जो है क्विट कर रहा है, उससे विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि यूएस का कहना है कि यूनेस्को जो है ये एंटी इज़राइल एजेंडा परस्यू कर रहा है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर देम। लास्ट ईयर यूनेस्को ने पैलेस्टीन को एज अ मेंबर स्टेट एडमिट किया था, जिसको लेके यूएस बहुत ज़्यादा कंसर्न था। उन्होंने ये बोला था कि हमारी पॉलिसी के बहुत प्रॉब्लमेटिक है, दिस इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ यूएस। और यूएस यूनेस्को का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर ऑफ फंड, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ फंड्स फॉर द ऑपरेशंस ऑफ यूनेस्को। तो ये उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट में जा रहा है, तो इसलिए इन्होंने यूएस ने यूनेस्को को छोड़ने का डिक्लेरेशन यहाँ पे किया है। तो दिस इज़ गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ लॉस टू द वर्क ऑफ यूनेस्को। यहाँ पे इनको कुछ स्टेप इसके लिए लेना पड़ेगा। इसके बाद आती है न्यूज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो यहाँ पे यूएस ने कुछ एशियन कंट्रीज़ के साथ अपनी ट्रेड डील जो है वो फाइनली कंक्लूड करी है और डिक्लेयर की है। तो क्या-क्या डील इसमें हुई है? 3 कंट्रीज़ हैं जिसके साथ यूएस ने कल अपनी ट्रेड डील जो है ये डिक्लेयर की है। ये न्यूज़ इसलिए जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके इंडिया के लिए भी रेमिफिकेशंस हैं। इंडिया को आगे क्या चार्ट कोर्स करना चाहिए, इंडिया को यूएस ट्रेड डील में क्या नेगोशिएट एक्सपेक्ट करना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रेड डील से समझने में या डिसिफर करने में हेल्प मिलेगी। आगे आके इंडिया की इकोनॉमी को कैसे किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, उसके लिए ये ट्रेड डील बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यूएस ने जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ ट्रेड डील डिक्लेयर की है। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जापान जो है, जापान के ऊपर ये टैरिफ जो है ये इसको कम करेंगे। जैसे यूएस ने ये डिक्लेयर किया था कि वो जापान के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे, बट डील होने के बाद उन्होंने बोला है कि वो जापान के ऊपर सिर्फ 15% टैरिफ लगाएंगे। बदले में जापान जो है यूएस में $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, विच इज़ अराउंड 4.5 लाख करोड़, और उससे जो भी प्रॉफिट आएंगे उसका 90% जापान लेके जाएगा। लेकिन यूएस को इससे क्या मिलेगा? थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड इन यूएस बाय द इन्वेस्टमेंट बीइंग पुट बाय जापान। So this is positive for US and okay for Japan also. At least it is not going to get a high tariff which was proposed by US earlier. देन द सेकेंड इज़ द फिलीपींस। फिलीपींस के प्रोडक्ट के ऊपर कुछ खास चेंज नहीं किया है। यूएस ने ऐसा प्रपोज़ किया था कि वो फिलीपींस के ऊपर 20% टैरिफ लगाएँगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसको रिड्यूस जस्ट 1% रिड्यूस करके 19% पे फाइनलाइज़ किया है। और उसके बाद इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के साथ इन्होंने बहुत अलग डील करी है, जिसमें इंडोनेशिया को बहुत लिटिल गेन करने के लिए बहुत कुछ गिव अप करना पड़ा। जैसे फिर इंडोनेशिया के ऊपर 32% टैरिफ प्रपोज़ किया था यूएस ने, उसको कम करके डाउन करके 19% कर दिया है। बदले में इंडोनेशिया जो है ये 99% ऑफ यूएस गुड्स जो यूएस से इंडोनेशिया में आते हैं उसके ऊपर टैरिफ को ख़त्म कर देगा, और जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर जो अमेरिकन फर्म्स या कंपनीज के ऊपर लगाता है उनको भी ख़त्म कर देगा। सो इंडोनेशिया हैज़ गिव अप टू मच फॉर टू लिटिल, ऐसा एनालिस्ट ऐसा बोलते हैं। बट नेवरदलेस ये 3 डील के जो प्रोविज़न या जो डिसीजंस हुए हैं ये आप याद रखिएगा। ये आपको अभी मेंस की आंसर राइटिंग में काफ़ी काम आने वाले हैं, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। देन उसके बाद न्यूज़ आती है रिलेटेड टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने लास्ट रिपोर्ट ये बोलती है कि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर $26 बिलियन जो है ये लोन में सिक्योर करे हैं, विच इज़ वेरी वेरी हाई। लेकिन उससे भी कंसर्निंग बड़ा पॉइंट ये है कि इसका 80% जो है वो उन्होंने सिर्फ पुराना साल का जो उधारी है या लोन लिया है उसको चुकाने के लिए, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए लिया है, सिर्फ 15 to 20% है, जिससे वो आगे की बिज़नेस खड़े करने के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलाएँगे, जिससे इनकम फ्यूचर में आएगी। तो ये पाकिस्तान की जो रिकॉर्ड लोन टेकिंग है, ये इंडिकेट करती है कि कंट्री की, इंडिया की जो मल्टीलेटरल और बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, सऊदी, कुवैत, कतर, तुर्की, जिनसे ये लोन ले रहा है, चाइना, उनके ऊपर डिपेंडेंस बहुत बढ़ चुकी है, और आने वाले टाइम में इट इज़ गोइंग टू कॉज़ अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी फॉर पाकिस्तान। $26 बिलियन फॉरेन लोन में से सिर्फ $3.4 बिलियन है, या सिर्फ 13% है। इवन 15 to 20% व्हिच आई टोल्ड यू,
वाज मोर। 13% लोन है सिर्फ जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए इन्होंने लोन लिया है, जो नए प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो चलाएंगे, उसके लिए लिया है, जिससे फ्यूचर में इनकम आएगी। बाकी का पूरा लोन जो है वो या तो बजट चलाने के लिए है, देश चलाने के लिए नॉर्मल, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाने के लिए है, जिससे कोई रेवेन्यू नहीं आएगी फ्यूचर में, जिससे आगे वो पिछले लोन या करंट लोन की पेमेंट कर पाएँ। और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। इट इज़ जस्ट $14.5 बिलियन, और ये $14.5 बिलियन भी चाइना के सपोर्ट पे टिका हुआ है। मतलब हमने लास्ट वीक एक न्यूज़ डिस्कस की थी, इफ़ यू रिमेंबर, चाइना ने $3 बिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ पाकिस्तान वुड हैव कोलैप्स्ड। तो ये एक न्यूज़ आपको याद रखना है फॉर द पर्पस ऑफ मेंस। देन उसके बाद आती है लास्ट न्यूज़, दैट इज़ सेकंड लास्ट न्यूज़, दैट इज़ इंडिया की एफ्टा के साथ ट्रेड डील जो है वो रेटिफाई हो गई है। एफ्टा क्या है? एफ्टा एक एफ्टा यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960 में सेट हुई थी। बेसिकली एफ्टा क्या है? यूरोप की 4 कंट्रीज़ के बीच में, 4 बहुत इकोनॉमिकली रिच वेल्दी कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट है, उनके बीच में ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, और उन 4 कंट्रीज़ और बाहर के वर्ल्ड के बीच में ट्रेड रिलेशंस को कंबाइंडली या जॉइंटली इम्प्रूव करने के लिए। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, वैसे तो मैं यहाँ पे खुद डालने वाला था, बट मैंने सोचा कि आप थोड़ा-सा कुछ वर्क करेंगे तो थोड़ा-सा एफर्ट डालेंगे तो कुछ सीखेंगे ही। तो एफ्टा के अंदर में वो 4 यूरोपियन कंट्रीज़ कौन-सी आती हैं, उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है, मेंबर कंट्रीज़। डोंट इग्नोर दिस होमवर्क, दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है, जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है कि इनमें से कौन-सी कंट्रीज़ हैं जो एफ्टा की मेंबर नहीं है। देन तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडिया ने एफ्टा के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, दैट इज़ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा नाम से एक एग्रीमेंट किया है, जो इस साल अक्टूबर 1 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इंडिया और एफ्टा नेशंस के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर में ये जो एफ्टा कंट्रीज़ हैं, ये 4 कंट्रीज़ जो हैं, इनके ऊपर बाइंडिंग कमिटमेंट है कि ये आने वाले 15 साल में इंडिया में $100 बिलियन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगी, जिससे इंडिया में 1 मिलियन जॉब से ज़्यादा का जॉब्स का क्रिएशन होगा। इसके अलावा इस डील के अंदर में एफ्टा ने अपने 92% ऑफ प्रोडक्ट्स पे जो है वो इंडिया के लिए टैरिफ लाइन जो है वो ख़त्म कर दी है, या जो टैक्स है, ड्यूटीज़ हैं, वो उन्होंने ना के बराबर नील के बराबर ख़त्म कर दिए दोनों के बीच में, जो इंडिया के 99% एक्सपोर्ट के कैटेगरीज़ को कवर करता है। सो दिस इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी पॉजिटिव एंड गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। इस टाइप की न्यूज़ आपको मेंस में लिखनी होती है करंट अफेयर्स में, क्योंकि ये आने वाले 15 से 20 साल तक इंडिया के लिए ये डील काम आने वाली है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। वहाँ पे आपको ये न्यूज़ को याद रखना है। लास्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ये बोलती है कि इंडियन सिटीज़ को क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए बाय द ईयर 2050 $2.4 ट्रिलियन की ज़रूरत है। मतलब इतना खर्चा इंडिया को अपनी सिटीज़ पे करना पड़ेगा बाय द ईयर 2050, ताकि वो क्लाइमेट के इम्पैक्ट से डील कर पाए। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक ये बोल रहा है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जिस रेट से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और साथ साथ में क्लाइमेट चेंज के भी इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अगर इन दोनों से अर्बन पॉपुलेशन को बढ़ाना है या अर्बन पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना है, तो उस केस में अर्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लाइमेट के नेगेटिव इम्पैक्ट से डील कर सके, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए $2.4 ट्रिलियन हमको इंडिया को खर्च करना पड़ेगा। जैसे वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए इंडियंस, जो नंबर ऑफ़ इंडियंस है जो सिटीज़ में अभी रहते हैं, वो करेंटली 2020 में 480 मिलियन थे, अराउंड 48 करोड़। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये बाय द ईयर 2050 डबल हो जाएगा, नियरली 950 मिलियन हो जाएगा। अराउंड 95 करोड़ लोग जो हैं हमारे बाय 2050 अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में रहेंगे। लेकिन बाय दैट टाइम जो रेनफॉल बढ़ती जा रही है, फ्लडिंग बढ़ती जा रही है, हीट वेव्स बढ़ती जा रही है गर्मियों में, सी लेवल जो राइज़ होता जा रहा है, इससे वर्ल्ड का जो सबसे पॉपुलस नेशन है मतलब इंडिया, ये और ज़्यादा वल्नरेबल होता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इन सारी चीज़ों की, अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के, ये जो क्लाइमेटिक नेगेटिव क्लाइमेटिक फेनोमेना है, उनके इम्पैक्ट को डायरेक्टली फेस करेगा और उनकी डेथ भी बढ़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने ये बताया कि अर्बन फ्लडिंग
हर साल इंडिया को $4 बिलियन का लॉसेस कॉज़ करती है और ये बाय 2030 $5 बिलियन हो जाएगा लॉसेस हर साल एंड बाय 2070 हर साल इंडिया को, अगर इंडिया कोई एक्शन नहीं लेता है उसको करेक्ट करने के लिए, तो अर्बन फ्लडिंग के कारण हर साल इंडिया को बाय 2070 $30 बिलियन का लॉस होगा। तो अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी को बनाना पड़ेगा। करेंटली इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.7% जो है ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करता है, विच इज़ वेरी वेल बिलो द ग्लोबल बेंचमार्क। ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ जितना स्पेंड करती हैं उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हमको अपनी सिटीज़ को अच्छा बनाना है तो हमको पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंसिंग इनको बहुत अच्छे से स्केल अप या इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो दिस कंप्लीट्स अवर न्यूज़ ऑफ द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। हमारा एक जीएस का मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है जिसमें मैं सिस्टमेटिकली आपकी प्री और मेंस की प्रिपरेशन कराता हूँ। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 8962291192। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच से, बहुत ही प्रॉपर अप्रोच से मैं आपकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता हूँ एंड बी प्रिपेयर्ड टिल यू आर अपीयरिंग फॉर एग्ज़ाम। मतलब सिलेक्शन तक आपका सपोर्ट देने को आपका अफोर्डेबल, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मेरा क्लियर मोटो यहाँ पे यहाँ पे रहता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम।